बेटा अभी भी अपन को 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो करेंगे अपन। तो एक काम करते हैं, आप एक चीज बताइए मुझे, कंफर्म करिए प्लीज, मैंने आपको टी कॉफी रबर के बारे में कुछ पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया पीजीबीपी? अच्छा पढ़ाया है मैंने आपको? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। ये पार्ट है बेटा एग्जेम्प्ट इनकम का पार्ट, जो आप आगे पढ़ोगे। छोटा सा एक टॉपिक है 1 घंटे का, उसका पार्ट है ये। तो मैं इसको होल्ड करवा रहा हूं, बिल्कुल इसका कोई लेवल नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं अभी आपको 5 मिनट में इसको बता देता हूं, और अगर आप चाहो तो, क्योंकि अलग ही टॉपिक है तो उसको अपन अलग ही डील करेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, डेप्रिसिएशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया, इस क्वेश्चन को समझ लिया, तो आपको डेप्रिसिएशन का कोई भी क्वेश्चन जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, फिर आपको वो कभी भी दिक्कत नहीं देगा। तो एक काम करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए आप। 2 क्वेश्चन है सेम, लगभग सेम 2 क्वेश्चन है, तो एक मैं करवाता हूं, एक आप करेंगे। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बहुत सीरियसली लेना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत सीरियसली लेना है, मैं करवा रहा हूं, फिर भी आप लोग इसको बहुत सीरियसली लेंगे। चलिए पढ़ते हैं अपन। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, मिस्टर वीनस इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। क्या लिखा है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। व्हाट डज इट मींस? एडिशनल डेप्रिसिएशन माइट बी अलाउड। अगर नया कुछ एसेट खरीदा है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है। फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट चेन्नई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब बेटा प्लीज फोकस करना, इस क्वेश्चन में एक फ्लो है, एक गलती है। अब और मैं आपको बता रहा हूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट इसको इंटरप्रेट ऐसे कर रही है, और अगर वो एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन देगी तो वो ऐसे ही करने वाली है। देखिए आप खुद भी इस चीज से एग्री करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, डब्ल्यूडीपी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2022 कितना है? 30 लाख। बेटा क्या लिखा है, डब्ल्यूडीपी किस तारीख की है? 31 मार्च 2022। कोई भी बच्चा इसको आफ्टर डेप्रिसिएशन ही अज्यूम करेगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसको बिफोर डेप्रिसिएशन अज्यूम किया है। और सेम क्वेश्चन 1, सेम क्वेश्चन नंबर 2। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन बेटा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऐसा कर रही है और आपको पता है, तो आपको भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। इसलिए भले इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिएगा। यहां पर देखिए मैं आपको बताऊं कब आपको ऐसा करना है बेटा, जब आपको डब्ल्यूडीपी गिवन हो। कब की गिवन है? 31 मार्च 2023 की, जो आपको चाहिए थी। उसी के जस्ट नीचे अगर आपको डेप्रिसिएशन भी दे दिया जाए तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना फिर। तो बेटा ये पता है ये इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ये क्या है? इंस्टीट्यूट बोल रही है ये है डब्ल्यूडीपी ऑफ ब्लॉक 4 डेप्रिसिएशन, जबकि कहीं ऐसा लिखा नहीं था। लिखा क्या है? डब्ल्यूडीपी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2023। तो अपन इसको क्लोजिंग ही मानते हैं और सही अजम्पशन वही होता, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसको गलत किया हुआ है। और बेटा अगर इससे ऐसा मतलब 100% अगर इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, आपको भी गलत करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी डब्ल्यूडीपी प्लांट एंड मशीनरी या कभी भी डब्ल्यूडीपी गिवन है और उसके जस्ट नीचे डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो आपको माइनस करके क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी निकालनी है। आप मुझे बताइए क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी कितनी आएगी इस केस में? क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी कितनी आएगी? 25.25। भी अपन इससे लॉजिकली एग्री नहीं करते हैं, लेकिन जो है तो है 25.25 रुपीज। अच्छा इसके साथ आपने कुछ और मशीन भी खरीदी है, जैसे पहले मशीन खरीदी है। प्लीज आंसर करिएगा, सबसे अच्छा क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, इसके अलावा डेप्रिसिएशन में कुछ नहीं है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑन 1/9/2022। बेटा 1 सितंबर को खरीदी है, फुल या हाफ? 1 सितंबर को खरीदी है तो कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? फुल। अच्छा सेकंड एक और मशीन खरीदी है 1 दिसंबर को, कितना? हाफ। अच्छा इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो ये कौन सा ब्लॉक होगा? 15% प्लांट एंड मशीनरी। फिर देखिए नीचे क्या लिखा है, कंप्यूटर परचेज ऑन 31 मार्च 2023। ये अपना सेपरेट ब्लॉक है 40% प्लांट एंड मशीनरी। मतलब आप मुझे बताइए डेप्रिसिएशन एक बार कैलकुलेट करोगे, 2 बार करोगे? फॉर्मेट 2 बार बनाओगे, एक ही बार बनाओगे? पर्टिकुलर में वो सब करोगे। और 15% प्लांट एंड मशीनरी, 40% प्लांट एंड मशीनरी। हर क्वेश्चन में अपन ऐसे ही करते आए आज तक। अपना एक ही फॉर्मेट है बेटा, कभी किसी क्वेश्चन में चेंज नहीं हो रहा है, और करना भी मत। नीचे बेटा कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हो सकता है काम की नहीं हो सकता है काम की हो। पहले पॉइंट में लिखा है ऑल एसेट वेयर परचेज बाय अकाउंट पे चेक। चलिए ठीक है, अकाउंट पे चेक मतलब सही मोड में परचेज किए हैं। नीचे लिखा है ऑल एसेट वेयर पुट टू यूज इमीडिएटली। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनना। ये जो आपने एसेट खरीदा था ना 1 सितंबर को और 1 दिसंबर को,
इसके बारे में बता रहा है जिस दिन खरीदा था उसी दिन आपने क्या कर लिया था, पुट टू यूज, मतलब आपको डेप्रिसिएशन भी क्या यहीं से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यस। फिर आगे लिखा है न्यू मशीनरी परचेज। बेटा ध्यान से सुनना, ये पॉइंट्स यही काम के हैं और सब आप आंसर कर दोगे। आप प्लीज इधर बस आप तो इधर ध्यान दीजिए, सब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं बस आंसर करते चलिए। न्यू मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 दिसंबर, मतलब कौन सी वाली की बात कर रहा है बेटा, इस वाली की। एंड कंप्यूटर हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस। एक सेकेंड, कौन सा डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन। वजह फैक्ट्री में इंस्टॉलिंग हुई सर, ऑफिस या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में हुई है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा, इस पे नहीं मिलेगा, कंप्यूटर पे भी नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि कंप्यूटर भी बेटा कहां यूज हो रहा है? ऑफिस, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अलाउड। अच्छा आगे देखिए, सबसे अच्छा पॉइंट, सबसे पावरफुल पॉइंट इस क्वेश्चन का, देखता हूं कौन बच्चा सही इसको इंटरप्रेट कर पाएगा। मेरे साथ एक बार पढ़ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। एक सेकंड, करंट ईयर की बात कर रहा है या पिछले साल की बात कर रहा है? कैसे पता सर? अभी हम 23 में थे, एकदम से कहां ले गया? 22 में। बोला है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अ न्यू मशीनरी हैड बीन परचेज्ड ऑन 31 अक्टूबर। बेटा 31 अक्टूबर को एक न्यू मशीन परचेज करी थी, तो कितना डेप्रिसिएशन मिला होगा? हाफ। पिछले साल कितना मिला होगा? हाफ। एक सेकेंड, अगर डेप्रिसिएशन हाफ मिला होगा तो एडिशनल भी कितना मिला होगा? और मैंने आपको सिखाया था कि एडिशनल अगर हाफ मिलता है तो बचा हुआ हाफ आपको अगले साल मिलता है, नेक्स्ट ईयर। तो बेटा ये मशीन कितने की थी? 10 लाख रुपए की। इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन टोटल कितना आता? 20% आता, 2 लाख। जिसमें सर हमें 21-22 में सिर्फ कितना मिला होगा? 1 लाख। तो बेटा बैलेंस बचा हुआ 22-23 में मिल जाएगा क्या? यस, 1 लाख रुपए 22-23 में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है सर क्या WDB के बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि WDB मेथड चल रहा है, क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन कम होगा? नहीं बेटा, एडिशनल डेप्रिसिएशन आप निकाल पहले ही साल लेते हो, उसको डिवाइड आप 2 सालों में करते हो, 10 मतलब आधा आधा। समझ लेना बेटा, जिन बच्चों का डाउट है, कोई बच्चे मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं सर पहले साल का डेप्रिसिएशन था 10 लाख रुपए, मतलब पहले साल की WDB थी 10 लाख, इस पे डेप्रिसिएशन लग गया था 2 लाख, तो बचा कितना? 8। बच्चे बोलते हैं सर क्या अब अगले साल 10% 8 लाख पे मिलेगा? नहीं। किस पे मिलेगा बेटा? ओरिजिनल। मैं तो आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान ये रखना है, ये जो 10 लाख रुपए ना, इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट उसी टाइम पे कर लेना चाहिए जिस टाइम पे ये था 2 लाख रुपए। और बेटा ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है, पहले साल 10% आधा और अगले साल भी आधा। किस किस को ये पॉइंट क्लियर है? यही पॉइंट है बेटा इस क्वेश्चन की जान, और यही पॉइंट है, बस एक आखिरी पॉइंट जो कि आपको अभी तक किसी क्वेश्चन में देखने को नहीं मिला था। यस बेटा, बच्चे सब लोग ध्यान से सुन लेना, ये सभी बच्चों को पता है कि 10% इस साल मिलेगा, लेकिन 10% इस साल और 10% पिछले साल का सेम रहने वाला है। पिछले साल 1 लाख था ना, तो करंट ईयर में भी कितना रहेगा बेटा? 1 लाख। बस ये बारीकी ध्यान रखना आप लोग, और इस क्वेश्चन की एक वो मिस्टेक आप ध्यान में रखना। अच्छा आगे एक और चीज लिखी है, डेप्रिसिएशन रेट फॉर मशीनरी वाज टेकन मे बी टेकन एज 15%। ये नहीं भी बताता तो हम क्या ही लेते हैं यार, 15%। आगे लिखा है कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अवेलेबल टू द एसएससी एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड WDB ऑफ डिफरेंट ब्लॉक ऑफ असेट एज ऑन 31 मार्च 2023। कितने ब्लॉक है अपने पास यहां पर? 2। चलिए एक काम करते हैं बेटा, फॉर्मेट बनाएंगे। एक काम करिए, मुझे बताइएगा कैसा फॉर्मेट बनाऊं जल्दी से। फॉर्मेट भी आप ही बनवाएंगे इस बार? हाँ, पर्टिकुलर 15% प्लांट एंड मशीनरी, 40% प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा 15% इधर क्या जाएगा? ओपनिंग WDB प्लस क्या आ जाएगा? एडिशन। अच्छा एडिशन ऐसे मन से कर देते हो या वो ABC के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करते हो आप? ए में कौन से? जिसपे 180 दिन या उससे ज्यादा हो। बी में कौन से? लेस देन 180 डेज हो। सी में कौन से? नॉट पुट टू यूज। फिर जो भी आता है उसका आप टोटल कर देते हो। इसमें से आप क्या माइनस करते हो बेटा? लेस मनी पेबल। एक क्वेश्चन मेरा आपसे, 1 करोड़ का असेट आपने 100 रुपए में बेच दिया, कितना माइनस करोगे? पक्का? ध्यान रखना बेटा, हमेशा सेलिंग प्राइस ही माइनस करना। जब जब सेलिंग प्राइस अवेलेबल होगा आप क्या ही माइनस करोगे? सेलिंग प्राइस। तो आपका क्या आ जाएगा? क्या आता है इसके बाद? WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। इसके बाद क्या जाएगा बेटा? क्लोजिंग WDB। एक सेकेंड, इसके बाद अपन कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन
और फिर अपना आ जाएगा क्लोजिंग WDV। अब मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन में फ्लो क्या था? ओपनिंग WDV में कितना लिखूं मैं? 30 तो नहीं लिखूं यार? ध्यान से सुनना बेटा, 30 मत लिखना क्योंकि थोड़ा सा फ्लो है क्वेश्चन में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 25.25 है क्या? और इधर कितना है? अच्छा ये तो करंट ईयर में परचेस करा मतलब 0 था, तो बेटा ओपनिंग WDV में इधर आ जाएगा आपका 25.25 और इधर 0। अच्छा एडिशन, आपने एडिशन, 2 एडिशन करे हैं, एक 10 लाख का एक 8 लाख का। बेटा 10 लाख का ए में आएगा और 8 लाख का बी में आएगा, सी में कितना आएगा? 0। और इधर अगर अपन बात करें तो इधर अपन ने कंप्यूटर कब खरीदा है? 3 जनवरी को, मतलब फुल या हाफ? हाफ में आएगा 4, मतलब कहां लिखूं? हाफ वाला कहां आता है? पक्का ऐसे क्लियर है ना आपको? हाफ वाला बी में आता है, ए में फुल वाला आता है, सी में 0 वाला आता है। तो कितना? 4 था क्या? यस। अब मुझे बताइए कितने की 15% प्लांट एंड मशीनरी की कितनी वैल्यू थी आपके पास? 43.25। बेटा ये क्वेश्चन है ना, आपको डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन मार्क करना चाहिए आखिरी टाइम पे करने के लिए, वो ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सभी चीजें डेप्रिसिएशन के बारे में जो हो सकती थी। 43.25। अच्छा इधर कितना हो जाएगा आपका? 4। मनी पेबल में आप सेलिंग प्राइस माइनस करते हो, कुछ बेचा है क्या आपने? नहीं। अगर बेचा होता तो आप माइनस कर देते। आप मुझे बता दीजिए यहां पर ये कितना जाएगा? 43.25 और इधर कितना जाएगा आपका? 4। अब बेटा इस पे डेप्रिसिएशन ऐसे मन से लगाओगे या वर्किंग नोट नंबर 1? आप लोगों ने कसम खाई थी मेरी कि आप वर्किंग नोट नंबर 1 जरूर बनाओगे। कल ही बचाऊं मैं बाल बाल। WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? अपन तो बेटा 15% प्लांट एंड मशीनरी का कर रहा है। कितना था वो? 43,25,000। 43.25। एक बात बताइए इसके कितने हिस्से होंगे? 3। पहले हिस्से में कौन सा आता है? नोट पुट टू यूज। मैंने आपको बताया नोट पुट टू यूज जनरली होता ही नहीं है कुछ, तो इधर कितना ले लोगे आप? 0। अच्छा फिर आता है बेटा 43.25, एक सेकेंड, फिर आता है लेस देन 180 डेज, मतलब हाफ वाला। तो हाफ वाला बेटा कितना था? 8। तो यहां ले लिया आपने हाफ वाला। और बेटा इधर आता है आपका बैलेंसिंग फिगर फुल वाला। कितना आ रहा है? 35.25। इस पे 0%, इस पे 7.5% और इस पे 15%। तो बेटा ये तो आ जाएगा 0.675। या फिर अगर मैं हजारों में लिख दूं, थाउजेंड्स में लिख दूं, अच्छा 0.6 आएगा। एक सेकेंड, 80,000 का 75, ठीक है 60,000। और इसका कितना? 35.25 का, मतलब अमाउंट पूरा बताइए। 5,28,750। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डेप्रिसिएशन कितना? एक सेकेंड, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? 588,750। अच्छा एडिशनल डेप्रिसिएशन, 1 मिनट, अब प्लीज मुझे आंसर करिएगा। जो आपने सॉल्व करा था उसको 2 मिनट के लिए भूल जाना। एक सेकेंड, ये सब मैं आपके सामने हटा रहा हूं। आप मुझे बताओ कंप्यूटर पे एडिशनल मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहां लिख रहा हूं मैं एडिशनल। अच्छा ये इस वाली मशीन पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? वजह क्या है पता है? दोनों कहां पर यूज हो रहे हैं बेटा? ऑफिस। इस वाली मशीन पे मिलेगा क्या? फुल मिलेगा या हाफ मिलेगा? एक सेकेंड, फर्स्ट नो, एक नो, कितना मिलेगा? फुल। मतलब कितना? 2 लाख। अरे यस और नो? इसके अलावा बेटा एक पिछले साल का कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन बचा था आपका 10 लाख का 10%। कितना था? 1 लाख। तो टोटल एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। करंट ईयर का तो है ही बेटा, पिछले साल का भी बचा हुआ एक फिगर है आपके पास जो कि इस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, और वो कितना है बेटा? 1 लाख रुपए। तो टोटल एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? आप मुझे बताइए। टोटल एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी 3 लाख रुपीस। अरे यस और नो? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या कोई कंफ्यूजन है क्लास में? पक्का?
तो यार यहाँ पर फिर एक काम करते हैं, कहाँ गया ये, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन में 2 लाख ऐड करूं या पूरे 3 ऐड करना पड़ेंगे मुझे? तो डेप्रिसिएशन हो कितना रहेगा 888750। यस और नो? अच्छा बेटा अगर मैं 40% प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं तो वो तो हाफ ही लगेगा, उस पे 20%, तो 4 लाख का 20% कितना होता है? एडिशनल मिलेगा नहीं? एडिशनल नहीं मिलेगा है ना, तो उसका डेप्रिसिएशन अगर आप करोगे सेम ऐसे ही करोगे तो 80,000 ही आने वाला है। तो 40% प्लांट एंड मशीनरी का बेटा डेप्रिसिएशन आपका आने वाला है 80,000। तो मैं दोनों डेप्रिसिएशन लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, एक सेकेंड कहां गया ये, यहां लिख देता हूं 888750, यही था क्या? और इधर कितना आया अभी 80,000। तो मुझे बताइए ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी कितनी? 34, यही है क्या? 0, 3 लाख मतलब 3,43,006,250, ये है फिगर? कुछ गलत, अच्छा 34 लेके, ओके। और इधर कितना जाएगा बेटा? 3,20,000 रुपए, 3,20,000। मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी है क्या यही अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीबी बनती? यस। अच्छा इंस्टीट्यूट को जब हमें क्वेश्चन देना चाहिए था क्या उसको यही देना चाहिए था? यस। उसने दिया भी ये था, लेकिन माना क्या था? ये गलती समझ रहे हैं ना इंस्टीट्यूट की, क्योंकि गलती बेटा काम की है, क्योंकि वैसी गलती आपको भी करना पड़ेगी इफ यू वांट टू स्कोर मार्क्स। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको वो गलती मैच करना पड़ेगी बेटा। इंस्टीट्यूट गलत है तो भी इंस्टीट्यूट ही सही होती है, सच्चाई है बेटा। डेप्रिसिएशन के बारे में जो हो सकता था वो सब कर लिया गया है, इसके अलावा उसका कोई क्वेश्चन पॉसिबल भी नहीं है। तो प्लीज आप कोशिश करिएगा, पहली बात तो आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको रेफर करना है फ्यूचर रिवीजन जो भी आप करोगे जी। बेटा देखिए इन्होंने क्या बोला है, डब्ल्यूडीबी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2022, ये इन्होंने बोली है 30 लाख। तो कोई भी बच्चा जो कि लॉजिकल सोचेगा वो इसको क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी ही मानेगा, क्योंकि ये सही में क्लोजिंग ही है। ठीक है क्लोजिंग ही है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसी के जस्ट नीचे क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन पिछले साल का। तो यार जब भी इंस्टीट्यूट पिछले साल का डेप्रिसिएशन अलग से दे देना तो आपको वो माइनस करना है बेटा। ना दिया हो तो फिर तू माइनस भी क्या ही करेगा, पिछले साल का क्या कैलकुलेट करेगा? मेरी बात सुन लेना बच्चे, जब भी इंस्टीट्यूट आपको डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीबी अलग दे और डेप्रिसिएशन अलग दे तो मान लेना कि आपको वो माइनस करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया हुआ है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से, जो आपका होमवर्क है। देखिए आइए इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सिर्फ मैं तो आपको गलती दिखा रहा हूं, वो क्वेश्चन तो आपको वैसे भी आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बेटा सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन डब्ल्यूडीबी ब्लॉक एज ऑन 31 मार्च 2022 कितनी गिवन है? 50 लाख। और जस्ट उसके नीचे क्या दे दिया? पिछले साल का डेप्रिसिएशन 21-22 का। तो क्या करना पड़ेगा आपको? एडजस्ट करना पड़ेगा, और कितना लेना पड़ेगा? 42.5 लाख रुपीस, 42,50,000 रुपए लेना पड़ेगा आपको। जब डब्ल्यूडीबी भी गिवन हो, डेप्रिसिएशन भी गिवन हो, प्लीज माइनस कर दीजिएगा। इंस्टीट्यूट ने गलत किया हुआ है और इंस्टीट्यूट एग्जाम में भी करने वाली है गलत। अच्छा बेटा एक काम करेंगे, अब आगे के क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका होमवर्क है, प्लीज मार्क इट अगेन एज इंपोर्टेंट। इसको भी आप इंपोर्टेंट मार्क करिए और जरूर से करिएगा, मतलब इसलिए इंपोर्टेंट मार्क करवा रहा हूं। जरूर इस क्वेश्चन को करिएगा। अच्छा आपके पास मैसरा मैम की दावत आ गई है क्या? सच बताओ सच। अरे हाँ, आ ही नहीं सकती आपके पास। अगर आपके पास आ गई है तो मुझे ले चलना छुपा के। मास्टर डांस करेंगे मैम का फेयरवेल है सैटरडे को। नहीं एक सेकेंड सर, आई हैव टू सबमिट इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। मास्टर पतली कमरिया पे डांस करेंगे जी। साड़ी पहन के आना है मुझे। चलिए अब बात सुनिए,
डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 अभी अपन सुनना मेरी बात, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, आपसे पूछूंगा, आप मुझे आंसर करोगे, थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली आपको आंसर करना है। चलिए प्लीज फोकस करिएगा, मैं इंडिविजुअली पूछूंगा और किसी से भी। और बेटा ये आपकी आखिरी प्रैक्टिस है, जिसके बाद अपन एग्जाम का क्वेश्चन, जो एग्जाम में 99% टाइम आता है, वो क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। आज की क्लास में शायद ना करें, शायद अगली क्लास में करें। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन विथ रीजन the allowability of the following expenses incurred by Mr. Manav, a wholesale dealer of commodities। बच्चे प्लीज फोकस करिएगा। तो यार एक काम करते हैं, पूछ रहा है एग्जामिन विथ रीजन, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन समझा रहा हूं। एग्जामिन विथ रीजन, अलाउबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, आपको बताना है कि इस खर्चे का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो अपन पीडीपीपी में आज तक यही पढ़ रहे थे अपन। किसने इनकर किए ये खर्चे? इनकर्ड बाय मिस्टर मानव, होलसेल ट्रेडर ऑफ कमोडिटीज। भैया ये कमोडिटीज के डीलर हैं। इनकम टैक्स में बताना है डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा व्हाइल कंप्यूटिंग पीडीपीपी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। एक काम करते हैं, पहली चीज, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन इंडिपेंडेंट पॉइंट है, सभी पॉइंट्स। पहला पॉइंट इसमें पूछा, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इन कंप्लायंस विद सीएसआर एक्टिविटीज अमाउंटिंग टू 5,60,000 रुपीज। सर एक सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 37। बच्चे ध्यान से सुनना, किसी भी खर्चे का डिडक्शन मिलेगा अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लीगल, रेवेन्यू, बिजनेस, प्रोफेशन। और वहां पर मैंने आपको कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ाए थे, वहां पर क्या लिखा था? सीएसआर एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज पर्सनल, इसलिए उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। सीएसआर एक्सपेंडिचर आपका पर्सनल है, इसलिए उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था सरकार आपके साथ बेवफाई कर रही है बेटा, सरकार ही बोल रही है कि आप सीएसआर एक्सपेंडिचर इनकर करो और बाद में वो इनकम टैक्स में उसका डिडक्शन भी नहीं दे रही है। इसके बाद बेटा सेकंड चीज, प्लीज आंसर करिएगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। व्हाट इज स्पेसिफाइड बिजनेस? 35 AD। क्या लिखा है? परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयरहाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर ग्रेन। एक सेकंड, अलाउ तो है, आप समझ रहे ना? डिडक्शन मिल जाएगा बेटा 100% आपको, यहां पर 100% डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 35 AD। तीसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा प्लीज सब लोग फोकस करिएगा, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको मेन क्वेश्चन में बहुत काम आने वाले हैं और आपसे बनेंगे ये सब। लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट। आपने मिस्टर एक्स रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे करा है 50,000, ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड। एक सेकेंड, टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, रेसिडेंट को पेमेंट करा है, सेक्शन नंबर 40A(I)(A). कितना डिसअलाउड हो जाएगा? 30%। तो एक काम करिए, मैं आपसे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ रहा हूं, कितना डिसअलाउड होगा? 50,000 का अमाउंट में बताइए मुझे। और 15,000 डिसअलाउड होगा, व्हाट डज इट मींस? कितना अलाउ होगा? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेना बेटा। 30% डिसअलाउ है, मतलब कितना अलाउड है? 70%। आपको पता है जब मैंने आपको ये सेक्शन कराया था तो मैंने आपको बोला था दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 40A(I) और 40A(I), क्योंकि बेटा हर क्वेश्चन में जनरली आपको पॉइंट देखने को मिलेगा और आपके सामने रिपीटेटिव एडजस्टमेंट आने वाले हैं। ठीक है, जो आप देख रहे हो ना ऐसे ही आएंगे। मैं भी आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा फुल पेज, उस मतलब आप देखोगे उसमें आपसे सब बन रहे होंगे वो पॉइंट, 1-2 पॉइंट को छोड़कर। इसके बाद देखा बेटा कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। बेटा मैंने आपको बताया था सीटीटी और एसटीटी के बारे में कुछ मैंने बताया था। जब कैपिटल गेन में जाओगे तो डिसअलाउड, और जब पीडीपीपी में जाओगे तो आपको पता है ये डीलर है, ये कमोडिटीज का डीलर है, और डीलर है मतलब इसकी इनकम कहां टैक्सेबल होने वाली है? पीडीपीपी के अंदर। बिजनेस कर रहा है वो उस चीज में, मतलब कहां टैक्सेबल होने वाली है? पीडीपीपी के अंदर। तो क्या आपको सीटीटी का डिडक्शन मिल जाएगा? यस सर, पीडीपीपी में अलाउड होता है। अरे हाँ या ना? यस सर। इस पॉइंट में इस क्वेश्चन में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो कि कोई सोचने वाला पॉइंट था। ये तो बिल्कुल बच्चों जैसे पॉइंट है, और ऐसे ही कुछ पॉइंट आपके सामने आने वाले हैं सभी क्वेश्चंस में। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन बेटा मैं आपको बता दूं, आपको वही बताना है, अगेन आपको वही बताना है, डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अलाउड और डिसअलाउड। अच्छा, अगर अलाउड होगा तो मैं टिक लगा दूंगा और डिसअलाउड होगा तो मैं क्रॉस कर दूंगा उसे। अच्छा, ट्रू फॉल्स लिखा है, हाँ ठीक है, वही बात है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए ना। चलिए, लिखा है फॉर अ डीलर इन शेयर एंड सिक्योरिटीज। अगर कोई डीलर है, डीलर मतलब बिजनेस कर रहा है वो, फॉर अ डीलर इन शेयर एंड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड इज अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज परमिशेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर।
यस। अगर आप डीलर हो तो आपको पीडीबीपी में उसका डिडक्शन मिलेगा, अपन ने बहुत उसको अच्छे से देखा हुआ है। आगे लिखा है बेटा सेकंड पॉइंट, अच्छा पॉइंट बता, आप ये भी दोगे लेकिन फिर भी अच्छा पॉइंट है। When a person follow mercantile system, what is mercantile system? Accrual basis. What is mercantile system? Accrual basis. एक सेकंड, ये क्वेश्चन तो जाए भाड़ में। अरे हट जा यार। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन मर्केंटाइल सिस्टम या अक्रूअल बेसिस फॉलो करता है तो उसको अक्रूअल बेसिस पे क्या मिल जाता है? डिडक्शन। अगले साल अगर वो कैश में पे कर दे 10,000 से ज्यादा, तो जितना उसने डिडक्शन, जितना उसने कैश में पे किया है, अगर वो उसने इन वायलेशन ऑफ 40A3 किया है तो क्या वो टैक्सेबल होता है पीडीबीपी के अंदर? 40A3A, 40A सबसेक्शन 3A, याद है आपको? अगर किसी एसएससी ने अक्रूअल बेसिस पे पिछले साल डिडक्शन लिया था, क्या उसे करंट ईयर में कैश में पे करना चाहिए था? नहीं। अगर वो करता है तो बेटा आप क्या करने वाले थे? उसको टैक्सेबल। याद है आपको? देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, मतलब क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं आपके सामने। वेयर अ पर्सन फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000 हैज बीन अलाउड ऑन अक्रूअल बेसिस, 25,000 रुपए उसको अक्रूअल बेसिस पे पिछले सालों में अलाउ हो चुके थे। इन अ लेटर ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड एक्सपेंडिचर एसएससी मेक पेमेंट ऑफ 25,000 थ्रू क्रॉस चेक। एक सेकंड, क्रॉस चेक अलाउड होता है या डिसअलाउड होता है? मैंने आपको बताया था केश डिसअलाउड, बियरर चेक डिसअलाउड, क्रॉस चेक डिसअलाउड। मतलब ये मीन तो गलत है। क्या ये लिमिट भी 10,000 से ज्यादा है? यस। क्या ये डिडक्शन ऑलरेडी पिछले साल ले चुका है? यस। तो आज आप डिसअलाउ नहीं करते हो, आप क्या कर देते हो उसको? टैक्सेबल। दिस इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 40A3A। अगर किसी को सेक्शन याद हो तो, बाकी नहीं हो तो कोई इससे ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो ये सेकंड का आंसर भी क्या हो जाएगा? यस। अच्छा तीसरा पॉइंट बेटा, आप सभी पॉइंट आप आंसर कर दोगे, क्योंकि अगर आपने ये सेकंड वाला जो अभी पॉइंट मैंने आपसे पूछा ना, अगर आपको ये याद था तो आपको सब याद है। तीसरा पूछ रहा है क्या डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर? यस सर, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। फिर फोर्थ चीज, द मेडिक्लेम प्रीमियम पेड टू जीआईसी। बेटा आपने मेडिकल प्रीमियम पे किया है जीआईसी को फॉर मिस्टर लोमेश के लिए, जो आपके एम्प्लॉय हैं। सेक्शन नंबर 36, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय अलाउड, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय अलाउड सिर्फ कैसा मोड होना चाहिए? कैश के अलावा। सेक्शन नंबर 36 में अपन ने पढ़ा था यस और नो। सबसे पहला पॉइंट सेक्शन 36 में पढ़ा था कि स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस कराया अलाउड। फिर आपने शायद पढ़ा होगा कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया एम्प्लॉय का अलाउड। कंडीशन बस आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ कैश नहीं होना चाहिए बेटा, क्रॉस चेक भी चलेगा, क्रॉस चेक भी चलेगा, सिर्फ कैश नहीं होना चाहिए। आप देखिए क्या लिखा है यहां पर, मेडिक्लेम प्रीमियम पेड टू जीआईसी बाय मिस्टर लोमेश फॉर हिज एम्प्लॉय बाय अ ड्राफ्ट ऑन 27/12/2022 इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 36। ड्राफ्ट पता है आपको क्या होता है? चेक से भी बड़ी चीज होती है, बस ये समझ लेना। चेक जैसी ही होती है, चेक से भी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड चीज होती है डिमांड ड्राफ्ट। तो यार जब इतनी रिकॉग्नाइज्ड चीज है तो वो अलाउड ही होती होगी, यस और नो? पता है डिमांड ड्राफ्ट देखिए कि आपने, जैसा बेटा चेक होता है ना, चेक जैसा ही होता है, बस चेक अपन बना देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बैंक बना के देती है अपन के कहने पर। ठीक है, चेक में जैसे देखिए आप लोगों को एपीटी में फीस पे करनी है, तो क्या आप एपीटी के नाम का चेक आप खुद बना देते हो? आपके पास चेक बुक होती है? यस। बेटा डिमांड ड्राफ्ट में इतना फर्क होता है कि वो आप खुद नहीं बनाते हो, आप बोलते हो बैंक से कि हमारे लिए डिमांड ड्राफ्ट बना के दो, बैंक बना के देती है। दिखता भी चेक जैसा ही है, सेम चेक जैसा दिखता है। तो डिमांड ड्राफ्ट इज एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर, मतलब अलाउएबल एक मोड होता है। तो यार लिखा है बाय ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब वही होता है डिमांड ड्राफ्ट। तो क्या ये अलाउड है? यस सर, क्योंकि आपने उसको कैश के अलावा, मतलब आपने एलिजिबल मोड से पे किया तो अलाउड है। फोर्थ वाला पॉइंट देखता हूं कौन बता पाएगा। चलिए फिफ्थ वाला पॉइंट, अंडर सेक्शन 35 DDA। एक सेकेंड, 35 DDA बेटा ट्रिक बहुत काम की है। 35 DDA, अगर आपको ट्रिक याद है तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है सोल्व। तो देखिए क्या लिखा है, अंडर सेक्शन 35 DDA अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर एलिजिबल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अलोन कैन बी डन। क्या एक ही बार में मिलेगा या 5 बार में मिलेगा? बोला एक ही बार में मिलेगा। सही बोला है, गलत बोल रहा है? गलत बोल रहे हैं, फॉल्स। और लास्ट वाला पॉइंट तो यार मुझे पढ़ के हंसी आएगी, आप ही कर लो उसको सोल्व। बोल रहा है लास्ट वाले पॉइंट में बोल रहा है एडिशनल डेप्रिसिएशन ट्रेडर को मिलता है।
किसको मिलता है ये बता दो, आपको मिलेगा। मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन। अच्छा एक जी नहीं बेटा, ये क्वेश्चन के पार्ट आएंगे नहीं, कुछ ट्रू और फॉल्स नहीं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी नहीं आएगा। क्वेश्चन वही आएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 होगा या 8 होगा, वही क्वेश्चन आता है। मत करिए, अभी सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, मत करिए, लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, उस क्वेश्चन के अंदर यही पॉइंट्स होते हैं, यही पॉइंट्स उस क्वेश्चन के अंदर होते हैं। चलिए, ये वाला आपको आई होप क्लियर होगा, 35 डीडीए वाला। और बेटा मैं आपको एक चीज ईमानदारी से बता दूं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो पीडीबीपी के अंदर। पीडीबीपी एक ऐसा टॉपिक है जो हॉन्ट करता है बच्चों को। पीडीबीपी बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन उन्हीं बच्चों को देता है जिसने क्लास नहीं की हो। और आपको पता है, क्लास लेते टाइम अगर आप ज्यादा सोच लेते ना क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्या होने वाला है, तो बेटा आप क्लास ही नहीं ले पाते, और उसके बाद एक बार जो आपका वो टॉपिक छूटता तो फिर आप कभी उसको रिकवर भी नहीं कर पाते, इतना बड़ा वो टॉपिक है। तो जिसने क्लास ले ली उसको वो अच्छा ही जाने वाला है, पास करवाने की जुगाड़ है जिसने क्लास ले ली। और बेटा जिसने इसको छोड़ा होगा तो भैया ये आपको नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा सकता है। और जिसने इसको करा है, सबसे ज्यादा इजीली किसी के मार्क्स आएंगे, वो आएंगे पीडीबीपी के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कैसे, जैसे ही मैं अभी आपको पहला क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पीडीबीपी में आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ये पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 आपने क्लियर है ना? क्या क्लियर है सर? एडिशनल डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग वालों को नहीं मिलता है, किसको मिलता है? मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बेटा वही हल्का आपके लेवल का क्वेश्चन मेरे लेवल का क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन विद रीजन अलाउबिलिटी। आपको बताना है अलाउड होगा या डिसअलाउड। पूछ रहा हूं बेटा, प्लीज फोकस करिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन के बाद शायद मेन क्वेश्चन अपना आने वाला है, तो अपन है ना मेन क्वेश्चन अपन को बेटा एक क्वेश्चन करने में 2 घंटे लगेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन करने में अपन को 2 घंटे लगेंगे, मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। क्यों? मैं यही तो बोल रहा हूं कि आज अपन सिर्फ उसको 15-20 मिनट डिस्कस करेंगे बस थोड़ा सा, लेकिन वो बहुत काम का होने वाला है आपके लिए। और बेटा ये 2 घंटे मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 2 घंटे आप मेरे साथ इन्वेस्ट करेंगे ना, मैं 2 घंटे में आपको डेवलप कर दूंगा पीडीबीपी के क्वेश्चंस के हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन आप है ना फुल प्लेज खुद ही कर लोगे, सभी क्वेश्चंस। तो बस आप प्लीज फोकस करिएगा, क्योंकि आज की क्लास से ही वो क्वेश्चन स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि 11:30 तक क्लास है क्या? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रोविजन। आगे पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? प्रोविजन मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी प्रोविजन इनकम टैक्स में अलाउड ही नहीं होता है, एक्सेप्ट फॉर प्रोविजन फॉरबिडेड दैट टू ओनली अ बैंकिंग कंपनी। और वो तो हमारे सिलेबस में नहीं था, तो पूछेगा भी नहीं। तो यार देखिए, प्रोविजन कौन सा बोला है? ग्रेच्युटी का। अलाउड है या डिसअलाउड है? डिसअलाउड, मतलब क्रॉस कर देता हूं मैं, डिसअलाउड। फिर देखिए क्या बोला है, परचेज ऑफ ऑयल सीड्स। एक सेकेंड बेटा, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, पढ़ तो ले मेरे बच्चे। परचेज ऑफ ऑयल सीड ऑफ 50,000 इन कैश। अरे अरे अरे, फिर जल्दबाजी, देखो एक सेकेंड, एक ही पॉइंट में 2 बार जल्दबाजी के चक्कर में गलती। परचेज बोला तो आपने बोला अलाउड, कैश बोला आपने बोला डिसअलाउड, आगे बोलूंगा फार्मर आप फिर बोलोगे अलाउड। इसलिए पूरा पढ़ लो फिर आंसर करो। बेटा ध्यान से सुनना, दुनिया में किसी से भी खरीदा होता डिसअलाउड हो जाता है, लेकिन आपने एक किसान से खरीदा है, फार्मर से खरीदा है, तो दिस विल बी अलाउड। आपने 43 के एक्सेप्शन रूल 6 डीडी के अंदर पढ़ा था कि आप प्रोड्यूसर को कितना भी पेमेंट कर सकते हो, यस और नो, कैश में। तो बेटा यहां पर आपको ये अलाउड हो जाएगा। इसके बाद बेटा ये पॉइंट है अच्छा पॉइंट, ये पॉइंट है अच्छा पॉइंट। अगर ये पॉइंट मैंने तो आपको बहुत अच्छे से इसको याद करने को बोला हुआ है, अब देखता हूं कितना किसको याद है। टैक्स और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के बारे में 2 चीजें पता होनी चाहिए थी। एम्प्लॉयर उसके बिहाफ पे दे रहा है तो पीडीबीपी में उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। वेरी गुड। अच्छा, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? याद लिखवाया भी है मैंने आपको, सैलरी के पॉइंट, और इंपोर्टेंट भी बोला है मैंने, क्योंकि आपको इसमें थोड़ी तकलीफ होती है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, टैक्स और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, अगर हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो दिस इज एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल नहीं है, सैलरी में ऐड मत करिएगा। जब बेटा आप पीडीबीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब माइनस मत करना। चलिए बैठ जाइए सभी लोग, क्लियर है आपको ये चीज? बेटा अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये पॉइंट आपको मार्क करना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी अभी याद नहीं था तो आपकी गलती है, अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं था। बेटा ये टैक्स और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, जब आप बेटा, अच्छा एक बात बताओ, अभी आप इसको पीडीबीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो या फिर सैलरी?
सर ऑब्वियसली हम पीडीबीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं अभी, तो बेटा इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, ऐसा बोलता है सेक्शन में, आपको बता देता हूं, सेक्शन नंबर 40A5 एक सेक्शन है, वो बोलता है कि टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो बेटा उसको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और बेटा जहां मैंने आपको 40A5 पढ़ाया था, मैंने आपको दो चीजें इसके बारे में याद करने को बोली थी। फर्स्ट चीज बोली थी कि इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको पता होना चाहिए एट ऑल टाइम। और सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कि पीडीबीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मत सोचना, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू में, सैलरी टॉपिक के अंदर भी आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा। तो यार जब सैलरी के अंदर देखने को मिलेगा तो आप वहां पर ध्यान रखना, दिस इज एग्जेम्प्ट, दिस इज एग्जेम्प्ट परक्विजिट, मतलब सैलरी में आप इसे ऐड नहीं करोगे और पीडीबीपी में आप इसे लेस नहीं करोगे। क्लियर है आपको ये बात? और नहीं हो तो बेटा मार्क कर लीजिएगा, और किसी को अगर अभी भी नहीं हो तो मुझसे पर्सनल लेवल पे पूछ लीजिएगा। चलिए पॉइंट नंबर 4, पेमेंट ऑफ 50,000 बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर फायर इंश्योरेंस। क्रेडिट कार्ड इज अलाउएबल मोड, बैंकिंग मोड है तो इट इज अलाउएबल, यस और नो? तो ये अलाउड है बेटा, ये डिसअलाउड है, और ये भी अलाउड है और ये डिसअलाउड। आगे देखिए क्या लिखा है, सैलरी पेमेंट ऑफ 4 लाख टू मिस्टर एक्स आउटसाइड इंडिया। एक सेकेंड, सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया 100% डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A नहीं 40A3। सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया या फिर सैलरी पेड टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A3। What was difference between 40AI? This was rectifiable error, this was non-rectifiable error। समझ रहे हो ना? मैंने आपको बताया था इसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन सरकार को इसको बेटा ज्यादा बड़ी पनिशमेंट देनी थी, तो सरकार ने इसको नॉन रेक्टिफाइबल बनाना था, इसलिए उसने सेपरेट सेक्शन बनाया 40A3। और बेटा मैं आपको बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि 100% डिसअलाउड है ना, एग्जाम में वो आपको वही पूछने वाला है, तो 100% डिसअलाउड है। वो 40AI में भी था, 40A3 में भी था। इसके बाद लास्ट में लिखा है पेमेंट ऑफ 30,000। एक सेकंड, कैश 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 लिमिट कितनी थी बेटा? 35,000। ऐसा ही कुछ था? ऐसा ही कुछ था या ऐसा ही था? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा होने वाला है। बस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा, इसके बाद आएगा मजा। क्वेश्चन नंबर 6, चलो अच्छा है वो क्वेश्चन में ज्यादा पॉइंट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। चलो एक काम करते हैं, इसको अपन जल्दी से खत्म करते हैं, फिर आधा घंटे अपन उस वाले क्वेश्चन में फोकस करेंगे आज। पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन 16 Feb 2023 फॉर 25,000 थ्रू अ क्रॉस चेक इज हिट बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A3। हाँ मतलब सुनिए मेरी बात, नॉट अलाउड आप बोले, अलाउड नॉट अलाउड की भाषा में, ट्रू और फॉल्स की भाषा में अगर बोलो तो इंग्लिश पढ़िए बेटा, कमजोर है अपनी, इंग्लिश पढ़िए, कमजोर है अपनी, जल्दी देखो। मैं इसको मैं बता देता हूं। अर्थात अगर 25,000 रुपए का आपने बिजनेस के लिए खर्चा करा है, बच्चे ध्यान से सुन लो सब लोग, इंग्लिश छोड़ो, 2 मिनट के लिए हिंदी में सुन लो। अगर 25,000 रुपए का आपने बिजनेस के लिए खर्चा करा है, क्या उस पे 40A3 हिट करेगा? क्या 40A3 हिट करेगा? यस सर हिट करेगा, यही लिखा है बेटा। पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन 16 Feb 2023 फॉर 25,000 थ्रू क्रॉस चेक इज हिट बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A3। यस बेटा, क्रॉस चेक इज डिसअलाउड मोड, तो यस इट विल बी हिट, तो ट्रू। अरे यस और नो? कौन कौन से मोड डिसअलाउड होते हैं एक बार ईमानदारी से बताओ मुझे। क्रॉस चेक, बियरर चेक, कैश। मतलब सिर्फ कैश डिसअलाउड नहीं है बेटा, कैश के अलावा 2 चेक भी डिसअलाउड है, क्रॉस और बियरर। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, it is a condition precedent to write off in the books of account the amount due from debtor to claim deduction for bad debt। मैंने आपको बताया था if you want to claim bad debt तो आपको एंट्री पास करनी होती है, bad debt account debit to मिस्टर मास। अगर मिस्टर मास डेटर थे तो bad debt account debit to मिस्टर मास। तो बेटा ये जो टू मिस्टर मास कर रहे हो, इसका मतलब आप इन्हें क्या कर रहे हो? राइट ऑफ, है ना। मैंने आपको बताया था बेटा ये एंट्री आपको पास करनी ही पड़ेगी if you want to claim bad debt। तो यही पूछ रहा है, क्या राइट ऑफ करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में? यस, यू विल हैव टू राइट ऑफ। मतलब ऐसा नहीं है बेटा कि बुक्स में आज भी मिस्टर मास दिख रहे हैं और आप बोल रहे हो कि बैड डेट, नहीं।
अगर आप बोल रहे हो बेड डेट तो फिर बुक्स में दिखना नहीं चाहिए मिस्टर माज नाम का कोई पर्सन। समझ रहे हो क्या मेरी बात? यस और नो? अच्छा, अगर किसी को इस पॉइंट में कोई दिक्कत हो बेटा, या जिस भी पॉइंट में दिक्कत हो, तो अपने रिस्पेक्टिव पॉइंट को मार्क करते चलना आप अपने लिए। अभी तक के ऐसे कोई भी पॉइंट में एक दो पॉइंट ही ऐसे थे जो आपको मार्क करना चाहिए थे, बाकी ठीक है। लेकिन फिर भी किसी को किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो मार्क कर लीजिएगा, ताकि आपको आसानी रहेगी फिर। लास्ट क्वेश्चन, failure to deduct tax at source in accordance with the provision of chapter 17b inter alia from the amount payable to non-resident as rent royalty will result in disallowable while computing business income where non-resident pay is not paid tax due on such income। अच्छा, अगर नॉन रेसिडेंट, हाँ सेक्शन बता दूं बेटा, सेक्शन वही लगता है 40A(I). अच्छा एक सेकेंड सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां पर बेटा अगर ये नॉन रेसिडेंट मासूम होता तो आपको एक केस याद है क्या, मासूम पर्सन वाला केस, कि जिस साल मासूम पर्सन रिटर्न फाइल करता है, मासूम पर्सन जिस साल रिटर्न फाइल करता है उस साल अलाउड हो जाता है। और बेटा कुछ, एक सेकेंड, हर कोई अपने आप को मासूम क्लेम करेगा, आप किसी के कहने पे नहीं मानोगे, किसी सीए को कहना पड़ेगा कि आप क्या हो, मासूम। और पता है सीए कब आपको मासूम बोलेगा, जब आपने अपनी इनकम में उस इनकम को कंसीडर किया होगा, उस पे टैक्स भी पे किया होगा और आपने रिटर्न भी फाइल किया होगा। यस और नो? मासूम पर्सन वाला केस ध्यान रखना बेटा, अगर उसको आपके मजे लेना होंगे तो वो वही डालेगा एग्जाम में। चलिए अब एक काम करते हैं, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ट्रू क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर शिवम। बेटा ध्यान से सुनना, बेटा ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में जितना मैं आपको प्रो कर सकता हूं ना, कोई नहीं कर सकता आपको, तो प्लीज मुझ पे भरोसा रख के 2 घंटे बहुत फोकस के साथ चीजें सुनिएगा, और किसी भी पॉइंट में अगर कोई दिक्कत हो ना उसी टाइम पे पूछ भी लेना, क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा हूं जी बेटा, जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना वही आपको करना है। और बेटा इस क्वेश्चन में अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको बहुत आसानी होने वाली है, और ये क्वेश्चन आपके पास होने का एक जरिया बनेगा इनकम टैक्स में। और यही क्वेश्चन आपको या तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में 14 नंबर का देखने को मिलेगा, या फिर बेटा क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 5 में कहीं भी आपको एक 14 नंबर का क्वेश्चन ऐसा जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, टू बी ऑनेस्ट 99% चांस है कि यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिर्फ 1% चांस है कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आ जाए, या फिर बेटा वो 44AD 44ADA वगैरह का क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आ जाए, ऐसे बहुत रेयर होता है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि ये भी आ जाए और 44AD आ जाए साथ में, मतलब 20 नंबर का पीडीबीपी से आ जाए, एक 14 नंबर का क्वेश्चन इधर आ जाए, 10 12 14 का, और एक उधर 44AD का भी आ जाए। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? ये टॉपिक बेटा, ये टॉपिक सीए इंटर लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडीबीपी, और जिस बच्चे ने इस टॉपिक को कर लिया ना उसको सबसे इजीली स्कोर होने वाला है मार्क्स, मतलब जिस बच्चे ने इसको कर लिया उसको सबसे इजीली मार्क्स मिलने वाले हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर शिवम रिटेल ट्रेडर ऑफ कोचिन। बेटा अब है ना पूरा 100% फोकस आपका क्लास में होना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चों का। क्या लिखा यार, मिस्टर शिवम रिटेल ट्रेडर, मार्क रिटेल ट्रेडर। मिस्टर शिवम कौन है यार? रिटेल ट्रेडर। एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? समझना बेटा, पीडीबीपी के हर क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो यही ढूंढते हो आप, एडिशनल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं। अच्छा, मिस्टर शिवम रिटेल ट्रेडर ऑफ कोचिन गिव्स फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी आप कुछ भी मार्क मत करिए, कुछ भी मत लिखिए, क्योंकि आज तो मैं क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, कल वापस से डिस्कस करने के साथ अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे पूरा। तो प्लीज कुछ मत लिखिए, क्योंकि समझना है चीजों को, आपको अपने आप को डेवलप करना है कि किस अकॉर्डिंग आपकी थिंकिंग जानी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो बेटा मिस्टर शिवम रिटेल ट्रेडर है, आप पता है पहली चीज जो आप मुझसे सीख रहे हो वो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये है कौन, मतलब इसको डेप्रिसिएशन मिलेगा या एडिशनल भी मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है 31 मार्च 2023 का। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये रहा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा ही कुछ होता है, शक्ल देख के पहचानो, ऐसे ही कुछ आप बनाते थे। इधर सेल लिखते थे, इधर ओपनिंग स्टॉक, इधर परचेज, बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट आता था, जब तक इंश्योरेंस क्लेम नाम का टॉपिक हमने नहीं देखा था। फिर बेटा इधर उसको ब्रॉट डाउन करते थे, इनडायरेक्ट इनकम लिखते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और आपका क्या जाता था, नेट प्रॉफिट। यस और नो? अब बच्चे प्लीज फोकस करिएगा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है बेटा नालायक अकाउंटेंट ने। किसने बनाया है? नालायक अकाउंटेंट। क्या नालायक? बेटा ध्यान से सुनना, नालायक अकाउंटेंट, जिसको आज के बाद हम NA भी बोल सकते हैं,
ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस किसने बनाया बेटा? नालायक अकाउंटेंट ने। आप मुझे बताइए, क्या नालायक अकाउंटेंट जिसने पीडीपीपी कभी पढ़ा नहीं, क्या वो पीडीपीपी के प्रोविजन अप्लाई कर पाएगा? नहीं। तो बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे दिया जाएगा एग्जाम के अंदर। एक नालायक अकाउंटेंट के द्वारा बनाया गया प्रॉफिट एंड लॉस किसको दे दिया जाएगा? आप लोगों को। आप पता है आप नालायक थोड़ी हो बेटा, आप कौन से अकाउंटेंट हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको दे दिया जाएगा। क्या आपने तो पीडीपीपी पढ़ा है? यस। क्या आपको पीडीपीपी के प्रोविजन पता है? यस। तो बेटा इस नालायक अकाउंटेंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जिस दिन आप पीडीपीपी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दोगे ना, उसी को बोलते, आप समझना मेरी बात, उसी को क्या बोलते हैं अपन? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। तो बेटा एग्जाम में आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होगा, और वो कौन देगा आपको? नालायक अकाउंटेंट। आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, फॉर्मेट भी बताऊंगा कैसे क्या सोल्व करना है। तो बेटा आपको सिर्फ करना बस इतनी सी चीज है कि जो नालायक अकाउंटेंट ने गलत कराया ना, उसको आपको सही करना पड़ेगा। हो सकता है बेटा मैं आपको एक बता देता हूं, फॉर एग्जांपल 35 DDA एक बार में मिलना था या 5 बार में मिलना था? नालायक ने कितनी बार में लिया होगा? समझ रहे हो मेरी बात? आपने 20,000 रुपए 20,000 रुपीज आपने कैश में पे कर दिए थे। अलाउ होना चाहिए था, डिसअलाउड होना चाहिए था? नालायक ने इसको भी क्या ले लिया होगा? समझ रहे हो मेरी बात? जो प्रोविजन आपने पढ़े हैं आज तक, नालायक अकाउंटेंट को बेटा वो प्रोविजन नहीं पता, तो उसने कुछ चीजें गलती करी होंगी, गलत करी होंगी, और आपको उनको सही करना पड़ेगा। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा ध्यान से सुनना, पीडीपीपी का जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन की हेडिंग आप बाद में लिखिएगा, अभी मत लिखिएगा। इसको बोलते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन, और यही आता है एग्जाम में। फुल फ्लेज क्वेश्चन मतलब पूरे पीडीपीपी का एक क्वेश्चन। अभी तक मैंने जो आपको काम की चीज बताई है, उसको मैं आपको एक सिंगल लाइन में बता देता हूं बेटा। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है एडिशनल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बात क्लियर है इतनी आपको? इसके बाद बेटा आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे, ये आपके अकॉर्डिंग है या नालायक अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग है? ये किसके अकॉर्डिंग है? नालायक अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग। अब बेटा आप इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर देखोगे, और मैं आपको बता दूं, आप क्रेडिट साइड भी देख सकते हो, आप डेबिट साइड भी देख सकते हो। बेटा जिस साइड में आपको कम ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं उसको पहले देखना। आप मुझे बताओ ना, देखने की क्या जरूरत है? हमेशा कौन से वाले साइड में कम ट्रांजैक्शन होते हैं? क्रेडिट साइड। अच्छा लिखा है सेल्स, क्या लिखा है? सेल्स मतलब ये टर्नओवर है, क्या ये सही लिखा है? यस। अरे यस और नो? तो बेटा ध्यान से सुनना, अभी अपन प्राइमा फेसी चेक कर रहे हैं। अभी अपन कैसे चेक कर रहे हैं? प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब है कि उसके बारे में बारीकी हमें नहीं पता, ऊपर ऊपर से चेक कर रहे हैं बेटा अपन। तो यार बाय सेल्स, क्या ये प्राइमा फेसी आपको ये सही दिख रहा है? यस सर। अच्छा बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या ये भी सही होगा? यस। अरे हाँ या ना? ध्यान से सुनना, आई एम यूजिंग वर्ड प्राइमा फेसी क्योंकि हो सकता है नीचे बता दे कि 10,000 का स्टॉक आप वैल्यू करना भूल गए, तो बेटा यहाँ पर 10,000 रुपए ऐड होना चाहिए थे फिर, इसलिए मैं वर्ड का यूज कर रहा हूं बेटा प्राइमा फेसी चेक। तो फोकस करिएगा, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है और आपको सबसे पहले प्राइमा फेसी चेकिंग करनी है। और बेटा प्राइमा फेसी चेकिंग में आपने सेल्स देखा? यस, ठीक है चलेगा, सही है। क्लोजिंग स्टॉक भी प्राइमा फेसी तो सही है। आगे देखिए बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो बेटा ब्रॉट डाउन होकर आता है इनकम फ्रॉम यूटीआई। इनकम फ्रॉम यूटीआई, एक सेकेंड, इनकम फ्रॉम यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से इनकम मिली है बेटा, क्या ये पीडीपीपी के अंदर टैक्सेबल है या नहीं? आपसे पूछ रहा हूं मैं। अभी आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ा नहीं है तो आपको आंसर उसका नहीं पता है, लेकिन आपको इतना तो पता है कि पीडीपीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं है। आप एक चीज बता दो, चलो बेटा प्लीज फोकस करिएगा। आपने किसी को लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट इनकम कमाई, क्या वो पीडीपीपी के अंदर टैक्सेबल होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा? कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बेटा ये जो इनकम फ्रॉम यूटीआई है ना, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी क्या है बेटा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम। जिस दिन आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ लोगे उस दिन आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन कौन सी इनकम आईएफआरएस में टैक्सेबल होती है। तो बेटा मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूं, जैसे इंटरेस्ट है, डिविडेंड है ना, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये सब चीजें कहां जाती है बेटा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो यहां पर इनकम फ्रॉम यूटीआई नालायक अकाउंटेंट ने पीडीपीपी के अंदर टैक्सेबल कर दिया। आप मुझे बताओ इसको पीडीपीपी में टैक्सेबल करना चाहिए था या आईएफओएस के अंदर करना चाहिए था? इस नालायक अकाउंटेंट ने कहां पर कर दिया यार? पीडीपीपी के अंदर। चलिए अब ध्यान दीजिए इधर बच्चे, प्रोसीजर समझना है आपको, अपने आप को डेवलप करना है, किस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या आइडेंटिफाई करोगे? एडिशनल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सेकंड चीज बेटा,
आप ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर झांकोगे, ये किसने बनाया होगा? नालायक अकाउंटेंट ने। इसके अंदर बेटा गलतियां होंगी, इसके अंदर क्या होने वाली है? गलतियां होने वाली है। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, प्लीज फोकस करिएगा, एक एक वर्ड यहां पर मेरे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, एक एक शब्द मेरे इंपॉर्टेंट है अगर आपको पीडीबीपी का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेटा यहां पर आप सेकंड चीज क्या करोगे इस क्वेश्चन में? प्राइमा फेसी चेक करोगे। और प्राइमा फेसी मतलब अभी आप ऊपर से चेक कर रहे हो बेटा, क्योंकि ये नालायक अकाउंटेंट ने बनाया है तो हो सकता है आपको कुछ गलतियां प्राइमा फेसी देखने को मिले। जैसे कि पहली गलती जो अपन ने आइडेंटिफाई की है बच्चे, ये तो सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, इनकम फ्रॉम यूटीआई। मैं आपको बता दूं बेटा, इनकम फ्रॉम यूटीआई इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट पीडीबीपी। ये कोई पीडीबीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं, ये कहां टैक्सेबल है? आईएफओएस के अंदर। अब एक चीज बताइएगा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने के बाद, इस नालायक अकाउंटेंट ने इनकम फ्रॉम यूटीआई को टैक्सेबल कर दिया है पीडीबीपी के अंदर, सही करा है या गलत करा है? गलत करा है। अच्छा, इसकी गलती की वजह से आपका पीडीबीपी ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? सर उसने 2400 रुपए पीडीबीपी के अंदर ऐड कर दिया है, मतलब 2400 रुपए से पीडीबीपी ज्यादा आ रहा है। आपको उसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। फोकस करिएगा, आंसर करिएगा, मत लिखिए कुछ भी। मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन में एक चीज है, मैं आपको इससे रिलेटेड 10 अलग अलग चीजें बताऊंगा, ठीक है? मत लिखिए बेटा, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ अपना दिमाग लगाओ। अभी दिमाग लगाना ज्यादा जरूरी है। इनकम फ्रॉम यूटीआई इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नालायक अकाउंटेंट ने इसको पीडीबीपी में टैक्सेबल कर दिया था, तो बेटा बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इसको सही करने के लिए क्या कर दोगे? -2400। अरे यस और नो? अच्छा सर माइनस क्यों कर रहे हैं, हटा ही क्यों नहीं देते हैं? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आपको उसी को एडजस्ट करना है, ठीक है? ऑलरेडी बना हुआ है, आपको उसी को एडजस्ट करना है। तो इनकम फ्रॉम यूटीआई 2400 रुपए प्लस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हो गया तो आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर दोगे? -2400। अब मुझे एक चीज बताइए, अब बेटा पीडीबीपी के अंदर तो माइनस कर दोगे, ये आपने पीडीबीपी के अंदर माइनस कर दिया और आपने बिल्कुल सही बताया कि हम पीडीबीपी के अंदर माइनस कर देंगे 2400, लेकिन आप इतना करके रुक जाओगे, ये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में प्लस भी करना पड़ेगा 2400 रुपए। आप समझिए बेटा, टैक्सेबल तो है, उसने गलत जगह टैक्सेबल कर दिया और एग्जाम में शायद वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि पीडीबीपी बताइए, तो आप बताइए पीडीबीपी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? -2400। लेकिन अगर वो एग्जाम में आपसे पूछ रहा होगा टोटल इनकम बताइए, तो बेटा पीडीबीपी में तो माइनस होगा, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो क्या हो जाएगा? ऐड। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे लिख के पूरा सॉल्व, ठीक है? क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे और पूरे 2 घंटे इस क्वेश्चन में हमें लगने वाले हैं, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। और आपको सब चीजें सुननी है, जब मैं आपको बोलूं लिखना है उसी टाइम पे लिखिएगा, मत लिखना। चलो और मैं यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। बेटा यहां पर नालायक अकाउंटेंट ने लिख दिया बाय इंटरेस्ट 10,000। नालायक अकाउंटेंट ने क्या लिख दिया यार? बाय इंटरेस्ट 10,000 रुपए। आप मुझे बताओ इंटरेस्ट यहां टैक्सेबल होता है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो नालायक अकाउंटेंट ने यहां लिख दिया, गलती है, आप इसको सही करने के लिए क्या करोगे? पीडीबीपी में -10,000 और आईएफओएस में +10,000। यस और नो? ध्यान से सुनना बेटा, अपने आप को अपना दिमाग चलाना, दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड मत छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन में जो एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं जानबूझ के दे रहा हूं कंफ्यूज करने के लिए। एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख रुपए, एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख रुपए। एक सेकेंड, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम, पहली चीज, क्या ये पीडीबीपी में टैक्सेबल होना चाहिए थी? नहीं। तो बेटा पीडीबीपी में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए थी, तो पीडीबीपी में तो आप इसको क्या करोगे? माइनस। सर पीडीबीपी में हम कर देंगे -1 लाख रुपीज। कल मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ आएगा वो प्लस माइनस करना कैसे है। अभी तो सिर्फ समझिए कि आपको क्या करना है बेटा, या तो प्लस या फिर माइनस, और हो सकता है अगर उसने सही करा हो तो कुछ भी नहीं करना हो। तो बेटा पीडीबीपी में आप 1 लाख रुपए माइनस करोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल मत करना, दिस इज एग्जेम्प्ट जी। सेक्शन 10 क्लॉज 1 एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। आप समझ रहे हो मेरी बात बच्चे? अपना दिमाग बिल्कुल रनिंग पे रखना, अपना दिमाग बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि यार अगर टैक्सेबल इनकम है तो इधर से हटके उधर जा रही है, लेकिन अगर इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो बेटा गलती है वो। तो उस गलती को आप क्या सुधारोगे? एग्रीकल्चर इनकम तो क्योंकि वो ऐड कर चुका था, आप उसको हटाओगे, माइनस करोगे पीडीबीपी के अंदर। लेकिन बेटा माइनस पीडीबीपी में करने के बाद आईएफओएस में जाके प्लस मत कर देना, एग्जेम्प्ट है इनकम। समझ रहे हो मेरी बात? टैक्सेबल होती तो आप उसको ऐड करते। ये इनकम कौन सी है यार? एग्जेम्प्ट इनकम। और थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा बेटा, ये क्वेश्चन 1 है,
मैं आपको इस क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन के बराबर करके बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट आपसे कुछ भी पूछ ले आपको वो बनना चाहिए। चलिए एक काम करिए, यहां पर लिखा होगा बाय रेंट, बेटा लिखा है बाय रेंट। बेटा ध्यान से सुनना, रेंटल इनकम टैक्सेबल होती है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, तो पीडीबीपी में आप क्या करोगे, इसको माइनस। लेकिन कहां पर आपको इसको ऐड भी करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। अरे यस और नो? एग्जांपल्स बढ़ाते जा रहा हूं बेटा मैं। इधर लिखा है बेटा, ध्यान से सुनना, यहां पर ये है किसी डॉक्टर का, मान लीजिए 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लीजिए ये एक डॉक्टर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है और ये उसकी फीस है, सेल्स की जगह ये उसकी फीस है। अच्छा आपको पता है जो डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, ये प्रैक्टिस तो करते हैं, साथ में एम्प्लॉयमेंट में भी होते हैं, किसी हॉस्पिटल के अंदर एम्प्लॉय भी होते हैं। तो बेटा इसको सैलरी मिल रही है, बाय सैलरी 10 लाख रुपए। क्या सैलरी पीडीबीपी के अंदर टैक्सेबल थी? नहीं। अगर आपने मुझसे चार्जिंग सेक्शन पूरे पढ़े हुए हैं, आपको पता है कब कौन सी इनकम कहां टैक्सेबल होती है। तो बेटा बाय सैलरी 10 लाख रुपए, क्या वो पीडीबीपी में टैक्सेबल है? नहीं। तो बेटा नालायक अकाउंटेंट तो उसे पीडीबीपी में टैक्सेबल कर चुका है, आप सही करने के लिए क्या करोगे? बेटा मैं आपको बताऊं, नालायक अकाउंटेंट ने, ध्यान से सुनना गोल्डन वर्ड्स, नालायक अकाउंटेंट ने जो गलती करी है आपको उसकी एग्जैक्टली उल्टा करना पड़ेगा। अगर नालायक अकाउंटेंट ने ऐड कर दिया तो आपको माइनस करना पड़ेगा, अगर उसने माइनस कर दिया तो आपको ऐड करना पड़ेगा। जो गलती नालायक अकाउंटेंट ने करी है आपको उसका रिवर्स ट्रीटमेंट देना है, उसी का नाम पीडीबीपी है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? तो बेटा यहां पर पीडीबीपी में माइनस करना पड़ेगा आपको कितने लाख रुपए? 10 लाख। अच्छा पीडीबीपी में 10 लाख तो माइनस करोगे, लेकिन क्या सैलरी के अंदर कितने ऐड करोगे बेटा? सैलरी के अंदर कितने ऐड करोगे? 10 लाख। अरे यस और नो? गलत आंसर। सैलरी के अंदर ऐड करोगे 9,50,000 आफ्टर रिड्यूसिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज, आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज। बेटा वो मुझे मालूम है कि वो आखिरी में करना है, सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा है तो वो भी करना है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अच्छा और बेटा और एग्जांपल्स मेरे बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। लिखा है बाय वेयर हाउसिंग चार्जेस। एक सेकंड बेटा, अभी जल्दीबाजी में आंसर मत करना। बाय वेयर हाउसिंग चार्जेस 35 एडी वाला कोई बिजनेस था। सर ये तो है तो पीडीबीपी, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था, ये सेपरेट पीडीबीपी है, ये सेपरेट पीडीबीपी है। आपको नॉर्मल को अलग रखना है, स्पेसिफाइड को अलग रखना है, स्पेकुलेटिव को अलग रखना है। तो बेटा अगर स्पेसिफाइड बिजनेस, आपको पता है बेटा, ध्यान से सुनना यार, नालायक अकाउंटेंट को थोड़ी पता है कि अलग अलग चीजें हैं। नालायक अकाउंटेंट को थोड़ी पता है कि रेंट हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगा, उसको थोड़ी पता है कि कौन सी इनकम आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगी, कौन सी सैलरी के अंदर। वो तो अकाउंटेंट है और अकाउंटेंट का एक ही काम होता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। वो तो सब लिख देगा इधर और सब लिख देगा इधर, आपको उसे क्या करना पड़ेगा, सही। समझ रहे हैं क्या मेरी बात आप लोग? यस और नो? पहला क्वेश्चन, जब अभी अपन ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे ना ईमानदारी से लिख के, तो आपको समझ आएगा कि कितना इजीली आपके यहाँ पर मार्क्स बनेंगे। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये यहाँ पर अगर 14 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, तो इसमें से वो बच्चा जिसको नहीं बनता वो 8-9 ले आता है, जिससे नहीं बनता ना वो 8-9 नंबर ले आता है बेटा, जिससे बनता है वो तो पूरे 14 में से 14 ले आता है। समझिएगा बात को। अभी आप क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। अगर क्वेश्चन में 10 एडजस्टमेंट होंगे तो उसमें से 8 तो आपको बिना दिमाग के बन जाएंगे वैसे ही। वो पता है, देखिए वो आपको एडजस्टमेंट देगा कि आपने सैलरी पे करी है, आपके भाई को 10,000 की जगह 1 लाख रुपए, आपको पता है 90,000 रुपए क्या होने वाले हैं, डिसअलाउड। वो बोलेगा आपने किसी को पेमेंट करा है विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, आपको पता है 30% या फिर 100% क्या होने वाला है, डिसअलाउड। वो बोलेगा आपने किसी को पेमेंट करा है 50,000 रुपए कैश में, सिंगल डे सिंगल पर्सन, आपको पता है वो क्या होने वाला है, डिसअलाउड। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे पॉइंट बोलेगा बेटा जो सुनते से ही अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं यार डिसअलाउड तो है। इजी होता है, मैं आपको बता दूं, जिसने क्लास अटेंड करी है बहुत इजी उसको जाने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन के बाद, यही है। और फर्स्ट क्वेश्चन तो यार बाय वेयरहाउसिंग चार्जेस में आपने मुझे क्या बताया सर, इसको ये है तो पीडीबीपी लेकिन सेपरेट पीडीबीपी है। यहां पर लिखा है बेटा 10 लाख, तो बेटा 10 लाख रुपए को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस पीडीबीपी के अंदर और प्लस करना पड़ेगा सेपरेट पीडीबीपी के अंदर, जो कि आप स्पेसिफाइड बिजनेस का कैलकुलेट करोगे। यस और नो? बात क्लियर हो रही है आपको? देखिए क्वेश्चन में तो एक इनकम गिवन है, मैं आपको अलग अलग, अच्छा लिखा है इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, वो भी कहां चले जाएगा बेटा, आईएफओएस। तो पीडीबीपी में आप माइनस करोगे और उसको कहां ले जाओगे, आईएफओएस के अंदर। एक और टेक्निकल पॉइंट लिखा है बेटा, बाय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर
सेपरेट सर टॉपिक है, सेपरेट हेडिंग है, सेपरेट चार्जिंग सेक्शन है, 45 सबसेक्शन 1 स्टार्ट करने ही वाले हैं 2-3 दिन के अंदर, मजा आ जाएगा, बहुत शानदार टॉपिक है कैपिटल गेन। तो बेटा यहां पर ध्यान से सुनना सब लोग, यहां पर बाय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या या पीडीबीपी के अंदर होना चाहिए था, नहीं, तो आप पीडीबीपी में इसको क्या करोगे, माइनस लेस इन पीडीबीपी, लेकिन ऐड कहां पर हो जाएगा, कैपिटल गेन के अंदर। अरे यस और नो? अब एक काम करिए, क्वेश्चन में अभी तक आपने सीखा क्या है बेटा, ये एडजस्टमेंट तो आप कर लोगे, एडजस्टमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ अप्रोच सिखा रहा हूं। सबसे पहली चीज जो आप क्वेश्चन में ढूंढोगे बेटा, ध्यान से सुनना, पहली चीज आप क्या ढूंढोगे बेटा, ये कौन है, एडिशनल मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहली चीज। सेकंड चीज आप प्राइमा फेसी चेक करोगे, प्राइमा फेसी किसको चेक करोगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, अभी अपन वही कर रहे थे। सेकंड चीज आप क्या करोगे बेटा, प्राइमा फेसी चेक करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। सर क्रेडिट साइड पहले करें, डेबिट साइड पहले करें, बेटा जो साइड छोटा हो उसको पहले कर लेना, क्रेडिट साइड ही छोटा होता है तो आप किसको कर लेना पहले, क्रेडिट साइड। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि जरूरी वही है, आपको जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन छोटा वाले साइड को पहले करना मेरा रिकमेंडेशन है। तो क्रेडिट साइड को आप पहले देखोगे। अच्छा अपन ने अभी क्रेडिट साइड चेक करा था या डेबिट साइड भी चेक कर लिया था, क्रेडिट। अब बेटा प्राइमा फेसी चेक में अभी अपना डेबिट साइड बचा है, ओपनिंग स्टॉक्स, प्राइमा फेसी तो सही है, प्राइमा फेसी तो सही है, हो सकता है बेटा ध्यान से सुनना, प्राइमा फेसी सही है सर, हो सकता है एग्जाम में या फिर हो सकता है क्वेश्चन में बोल दे कि ओपनिंग स्टॉक के अंदर 10,000 रुपए ऐड करना भूल गए थे, तो आप 10,000 रुपए यहां अगर ऐड करते, वो मतलब कुछ ना कुछ उसका एडजस्टमेंट फिर करना पड़ता। मतलब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, अभी अपन जो झांका झूकी कर रहे हैं ना, ये अपन ऊपर से झांका झूकी कर रहे हैं, प्राइमा फेसी चेक कर रहे हैं। वर्ड ध्यान रखना मेरे, प्राइमा फेसी चेक, इन डेप्थ चेकिंग नहीं हो रही है अभी अपनी, इन डेप्थ चेकिंग होगी बाद में, तीसरी स्टेप। अभी सिर्फ कैसे चेकिंग हो रही है, प्राइमा फेसी। क्या प्राइमा फेसी ओपनिंग स्टॉक सही है, यस। क्या प्राइमा फेसी परचेज भी सही है, यस। बेटा ध्यान से सुनना, प्राइमा फेसी परचेज सही है, लेकिन हो सकता है नीचे बोल दे आपने परचेज एक दिन में आपने परचेज करी है 50,000 रुपए की, सिंगल डे सिंगल पर्सन कैश, तो प्राइमा फेसी तो चाहिए, लेकिन नीचे उसके बारे में कुछ वो गलत बोल सकता है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डिसअलाउड। किस किस को ये वाली बात क्लियर हुई, समझना मेरी बात को, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, परचेज प्राइमा फेसी सही है, लेकिन हो सकता है नीचे बोल दे कि परचेज आपने कैश में कर दी, सिंगल डे सिंगल पर्सन, डिसअलाउड हो जाएगी फिर उस केस में। लेकिन वो इन डेप्थ की जब चेकिंग करोगे तो आपको समझ आएगा प्राइमा फेसी आपको ऐसा कुछ नहीं पता, यस और नो। चलिए ग्रोस प्रॉफिट तो बेटा बैलेंसिंग आया है टू सैलरी, क्या सैलरी का डिडक्शन मिल जाता है। बच्चे ध्यान से सुनना, एक सेक्शन आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, सेक्शन नंबर 37, कोई भी खर्चा अगर लीगल होगा, रेवेन्यू होगा और बेटा बिजनेस प्रोफेशन की वजह से होगा, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो सेक्शन 37 उसको क्या कर देगा, अलाउड। तो बेटा ज्यादातर खर्चे सेक्शन 37 में ही आते हैं, तो टू सैलरी, लीगल है, रेवेन्यू है, बिजनेस प्रोफेशन, अलाउड। अरे यस और नो? बेटा प्राइमा फेसी ये खर्चा अलाउड है और ये खर्चा अलाउड ही है अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है। क्वेश्चन में नीचे आपने ऐसा पाया कि ये सैलरी मैंने अपने भाई को पे करी है औकात से ज्यादा, अब बता अलाउड है या नहीं। और लिखा है कि यार उसकी औकात थी 40,000 रुपए और मैंने पे कितनी करी है, 60,000, कितना डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन ये प्राइमा फेसी पता चलेगा या सेकेंड फेज में पता चलेगा आपको। चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए। आपको ये बात बस क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये मतलब यहाँ पर अटेंशन चाहिए थी कि यार प्राइमा फेसी में आप सिर्फ ऊपर से देख रहे हो, आपको बारीकी नहीं पता है उसके बारे में। तो प्राइमा फेसी सैलरी अलाउड है, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड ये भी अलाउड है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ये भी अलाउड है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है, लेकिन हो सकता है बोल दे कि आपने 43B का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो फिर अलाउड होगा या फिर डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन बेटा प्राइमा फेसी बताओ, प्राइमा फेसी मतलब नाम को देख के आप क्या समझ पा रहे हो, अलाउड होना चाहिए या डिसअलाउड। लिखा है टू डेप्रिसिएशन, एक सेकेंड इस पे तो आते हैं बाद में। लिखा है बेटा टू, अच्छा एक चीज बताना ईमानदारी से, मैरिज एक्सपेंस के लिए आपको क्या मतलब आपको इन डेप्थ में जाने की जरूरत पड़ती है, आपको पहले ही दिख रहा है, प्राइमा फेसी दिख रहा है कि ये पर्सनल है। आप समझ रहे हैं ना बेटा, कुछ खर्चे आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्राइमा फेसी पता चल जाएंगे कि गलत है, लेकिन कुछ नहीं पता चलेंगे, कुछ जब पता चलेंगे जब आप नीचे पढ़ लोगे उसको। तो बेटा यहाँ पर टू मैरिज एक्सपेंस लिखा है या टू डेट एक्सपेंस लिखा है या इस टाइप के कोई भी खर्चे लिखे हैं, ये सब क्या होने वाले हैं आपके, डिसअलाउड। अच्छा टू डेप्रिसिएशन, बेटा ध्यान से सुनना, ये डेप्रिसिएशन नालायक अकाउंटेंट ने कैलकुलेट करा है, क्या उसको सेक्शन 32 आता है, नहीं। तो ये बेटा डेप्रिसिएशन बुक्स के अकॉर्डिंग है, अकाउंट के अकॉर्डिंग है, डिसअलाउड। प्राइमा फेसी हमेशा डेप्रिसिएशन डिसअलाउड होगा, गलत होगा। समझ लीजिए बात को, वापस से ध्यान से सुन लीजिए, मत लिखिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है मत लिखिए। डेप्रिसिएशन
अभी आप लोगों ने पता है मुझसे क्या बोला कि सर डेप्रिसिएशन सही है, लेकिन बेटा डेप्रिसिएशन नालायक अकाउंटेंट ने कैलकुलेट किया है, सही कैसे ही हो सकता है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? नालायक अकाउंटेंट का कभी भी सही नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो बेटा ये हमेशा आपका क्या होने वाला है? गलत होने वाला है। और मुझे बताइए इस डेप्रिसिएशन का क्या ले लिया गया है? डिडक्शन। अरे लेफ्ट मतलब डेबिट वाले साइड में लिखा है, मतलब इसको क्या कर लिया है? माइनस। आप मुझे बताइए करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? तो आप मुझे बताइए सही करने के लिए आप इसे क्या करोगे? प्लस करेंगे सर, प्लस करेंगे सर डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये तो बुक्स के अकॉर्डिंग है, ये तो नालायक अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग है। एक डेप्रिसिएशन बेटा आप कैलकुलेट करोगे कभी, उसे माइनस करेंगे सर। ये तो हमेशा क्या होगा? प्लस। मैंने आपसे बोला था हर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन जरूर होगा। क्यों होता है? क्योंकि डेप्रिसिएशन होता ही है तो बेटा, और हमेशा यही होगा सेम। नहीं आप सोचिए ना, आप सोचिए हर बिजनेसमैन, बेटा मैं इस डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, आप गलत ही समझ रहे हो। मैं इस डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था सेक्शन 32 वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि उसके बिना कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। और मैं अभी भी वही बोलना चाह रहा हूं आपसे, आप पता नहीं क्या समझ रहे हो उसको। जज तो इतनी जल्दी कर लेते हैं ना जैसे बिल्कुल सही सोच रहे हैं हम। चलिए डेप्रिसिएशन सही है या गलत है? प्राइमा फेसी सर ये डेप्रिसिएशन प्राइमा फेसी गलत है, तो आप इसको सही करने के लिए क्या करोगे? ऐड। बेटा सही करने के लिए क्या करोगे? उसका एक ही आंसर है, आपको देखना पड़ेगा कि नालायक अकाउंटेंट ने क्या किया है। जो उसने किया है आपको उसका उल्टा करना पड़ेगा उसको सही करने के लिए। अगर उसने माइनस कर लिया तो आप ऐड करोगे, अगर उसने ऐड कर लिया तो आप माइनस करोगे। अच्छा आगे देखिए क्या लिखा है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बेटा प्राइमा फेसी ये भी सही है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी प्राइमा फेसी सही है। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस टॉपिक आपने नहीं पढ़ा इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिया, दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सर नालायक अकाउंटेंट ने इसका डिडक्शन बेटा मिलना चाहिए था, लेकिन पता है कहां मिलना चाहिए था? कैपिटल गेन के अंदर। इसने कहां पर ले लिया सर? पीजीबीपी के अंदर। तो सर इसको ने क्योंकि डिडक्शन ले लिया है मतलब माइनस कर चुका है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपिटल गेन टॉपिक की बात है, इसको पीजीबीपी में इसका ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए था। फिर देखिए आगे लिखा है टू अदर जनरल एक्सपेंस। तो बेटा अदर जनरल एक्सपेंस भी प्राइमा फेसी मुझे सही दिख रहा है। अरे यस और नो? एक काम करिए, ये सब कुछ मैं मिटा रहा हूं, आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए, प्राइमा फेसी क्रेडिट साइड में आपको क्या गलत मिला? सर प्राइमा फेसी, अभी सिर्फ बेटा प्राइमा फेसी की बात कर रहा हूं। इनकम फ्रॉम यूटीआई गलत मिला है सर, और क्योंकि वो पीडीबीपी में ऐड कर चुका था तो हमने उसे क्या कर दिया? माइनस। और क्योंकि वो आईएफओएस में ऐड होना चाहिए थी तो हमने उसको क्या कर दिया? ऐड। अरे यस और नो? क्रेडिट साइड में एक ही फॉल्ट मिला है आपको प्राइमा फेसी ईमानदारी से। अच्छा डेबिट साइड में ये सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ये गलत है, ये भी सही है, सही है, ये गलत है। मतलब प्राइमा फेसी इधर आपको डेबिट साइड में कितने एडजस्टमेंट मिले? 2। मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूं, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट आपको प्राइमा फेसी नहीं दिखेंगे, आपको 2, 3, 4 एडजस्टमेंट मिलते हैं। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको कितने मिल गए? 3। आपको 2-3 एडजस्टमेंट कहां मिल जाएंगे? प्राइमा फेसी। अब बेटा अब होगा क्वेश्चन सही में स्टार्ट, और एक काम करेंगे अब अपन इस क्वेश्चन को कल कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। चलिए अभी मैं सेशन को कंप्लीट कर रहा हूं। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खुश रहिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।